हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी डेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का छठवां पेपर यानी कि हिंदी के पेपर का सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हलंत वर्ण कहलाते हैं, तो हलंत वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं जिनमें स्वर नहीं होता है। जैसे अगर हम फलम लिख रहे हैं और हम म के नीचे हलंत लगा रहे हैं, इसका मतलब म में स्वर नहीं है, तो स्वर रहित व्यंजन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिदंबरा के रचयिता हैं। चिदंबरा के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, जायसी या सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेर का संस्कृत शब्द होगा बदरी फलम, दाड़ियम, आम्र फलम या जम्बू फलम। तो राइट आंसर है बदरी फलम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अशुद्ध शब्द की पहचान करिए। प्रभु, प्रतिष्ठ, प्रणाम, प्रकांड। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर प्रतिष्ठा होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये अशुद्ध हो जाएगा, कि प्रभु प्रभु नहीं होता है, क्या होता है? प्रभु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध हम ऑप्शन 1 को लगाएंगे और यहाँ पर प्रतिष्ठ की जगह प्रतिष्ठा होना चाहिए था, आ की मात्रा छूट गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यार अलावा कैसे व्यंजन है? तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ऑलरेडी उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है। बढ़ते हैं अगले उत्तरीय प्रश्नों की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछ रहा है शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्वों में अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, शुद्ध उच्चारण में यहाँ पर आपका जो वर्तनी है, जो शब्द आप बोलते हैं, जो वाक्य आप बोलते हैं, वह किस तरह से आप लोगों ने, आपको वर्तनी का ज्ञान है, अगर वर्तनी का सही से ज्ञान है, आपको वर्णमाला का और उच्चारण के, या ये कहें कि विराम चिन्हों का अगर अच्छे से ज्ञान है, तो आप शुद्ध उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा उच्चारण में आपको पता है कि उच्चारण स्थान का भी महत्व होता है। उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कौन से शब्द, कौन से अक्षर का, जैसे कि का वर्ण की अगर हम बात करें तो का उच्चारण कहाँ से होता है, खा का उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण स्थानों का भी अगर अच्छे से हमें ज्ञान है, तो भी जो उच्चारण है वो हम क्या कर पाएंगे? शुद्ध कर पाएंगे। तो उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने खंडीय तत्व और अखंडीय तत्व भी लिखा होगा तो भी सही होगा, जिसमें अगर खंडीय तत्व होता है तो ये किसी भी शब्द की मूल ध्वनियां होती हैं जिनसे मिलकर के शब्द बने होते हैं। ठीक है, जैसे स्वर और व्यंजन। और अखंडीय तत्व में ये वे तत्व होते हैं जो केवल एक ध्वनि या अक्षर तक सीमित न रह के पूरे शब्द या वाक्य के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जैसे कि बलाघात। ठीक है, लय, ध्वनि की लंबाई, विराम चिन्ह, इन सभी का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अनुच्छेद लेखन की किन्हीं दो शैलियों का उल्लेख करिए। अनुच्छेद लेखन की दो शैलियों का उल्लेख। फ्रेंड्स, आप लिख सकते थे वर्णनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और विचारात्मक शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। साकेत और आवारा मसीहा के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। साकेत जो है ये किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। और आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो है ये, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी ने। इसके बाद राजा, मक्खी, गेंद शब्द को संस्कृत में लिखना है। तो राजा का हो जाएगा राजन, राजा का हो जाएगा राजन। मक्खी का हो जाएगा मच्छिका, मच्छिका। और गेंद का हो जाएगा कंदुका, या कंदुकेन भी होता है, तो कंदुका हम लिखेंगे कंदुका। ठीक है, कंदुका।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत ही अच्छा सूक्ति है। उदार चरित्र वालों के लिए, अच्छे चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही घर के समान है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा का पूरा जो संसार है वो घर के समान है। तो उदार चरित्र वालों के लिए, उत्तम चरित्र वालों के लिए या अच्छे चरित्र वालों के लिए जो पूरी पृथ्वी ही क्या है, उनका घर है। ठीक है, तो आपको यही लिखना था। गम धातु प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। लट लकार में कितना आसान सा पूछा था। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। यही आपको लिखना था गम धातु का। और भी लट लकार का पूछा था, सबसे आसान, मुझे लगता है सभी लोगों को याद रहा होगा। ये सब दोस्तों स्कूल में ही पढ़ाई जाती हैं ये सब चीजें, जब 6th 7th 8th में ये सब जब आप रहते हो। इसके बाद देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा है कि अनुच्छेद का शीर्षक किस प्रकार लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान या निजी अनुभूति से संजो कर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। तो अनुच्छेद लेखन जो है दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको विराम चिन्हों का अच्छे से ज्ञान है, आप अच्छे से किसी भी घटना के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी स्थान के बारे में अगर आप अच्छे से लिख ले रहे हो, सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए, सुर लय ताल सभी चीजों का प्रयोग करते हुए अगर आप लिख ले रहे हो, तो यही क्या है, एक तरीके से अनुच्छेद है। और जब आप उस कविता या कहानी को अच्छे से लिख रहे होते हैं तो आपको अपने आप उसका शीर्षक लास्ट तक कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी विषय, विचार या शीर्षक को विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो एक तरीके से वह पूरा का पूरा उसका शीर्षक अपने आप हमें समझ में आ जाता है। और यह भी क्या है, एक कला है। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के तत्वों के नाम। तो कहानी में मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं दोस्तों। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल या वातावरण और भाषा शैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। दोस्तों, जो जीवनी होती है वह उस व्यक्ति की किसी और के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन जो आत्मकथा होती है वह व्यक्ति स्वयं ही लिखता है। जो उसकी आत्मकथा होती है वह व्यक्ति खुद लिखता है अपनी आत्मकथा, और जीवनी कोई भी लिख सकता है उस व्यक्ति की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है श्लोक का। जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या का ज्ञान है, न तप यानी कि न परिश्रम करने आता है, न दान देने की भावना है, न ही विवेक है, न ही शील यानी कि अच्छा चरित्र है, ना ही गुण है और ना ही धर्म है, वे इस संसार में या इस पृथ्वी पर भार के स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में साक्षात पशु, बिना सींग और पूंछ वाले जानवर की तरह विचरण करते हैं। ठीक है, यानी कि यह श्लोक हमें यह बताता है कि मनुष्य का जीवन केवल आहार और निद्रा तक ही यानी कि खाना और सोने तक ही सीमित नहीं है। अच्छे संस्कार, परोपकार और धर्म ही मनुष्य को पशु से अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कविता पठन शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करिए। तो कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो गीत या अभिनय विधि, अक्सर गीत के माध्यम से या अभिनय के माध्यम से हम कविता को बच्चों को करवाते हैं स्कूल में, या अर्थ कथन विधि या व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी हम कविता को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं अभिनय विधि या गीत विधि, अर्थ कथन विधि, इसको भी लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों को 4 लाइन अगर आपने कविता के पढ़ाए तो आप उसके अर्थ को भी फिर बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 17, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद
प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। महादेवी जी के पिता एक विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा माता ब्रजभाषा तथा जो इनके पिताजी थे वो एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे तथा ब्रजभाषा के कवि भी थे। इन सब के प्रभाव में महादेवी को एक सफल प्रधानाचार्य और भावुक कवित्री बना दिया था। यानी कि इनके पिताजी का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके ऊपर छत्रछाया पड़ी थी, जिसकी वजह से महादेवी वर्मा एक बहुत ही अच्छी कवित्री चल करके आगे चल करके बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था। 1983 में हिंदी साहित्य के गौरव हिंदी साहित्य के गौरव के रूप में, या फिर एक कहें कि इन्हें एक तरीके से दोस्तों काव्य ग्रंथ यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर के भी इनको सम्मानित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। इनकी कुछ रचनाएं चांद पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी, खासकर जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत भाषा के उच्चारण में आने वाली कठिनाई या दोष के निवारण के उपायों को लिखिए। दोस्तों संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका जितना आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, तो सबसे पहला उपाय यही हो जाएगा कि बच्चों को अधिक से अधिक आप अभ्यास कराइए। ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के किसी भी तरीके से अधिक भाषा का जितना आप अभ्यास कराएंगे उतना ही जो बच्चों का उच्चारण है वो शुद्ध हो पाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 3, 4, 5 से ही संस्कृत स्टार्ट हो जाती है प्राइमरी स्कूलों में, तो जितना आप अभ्यास कराएंगे बच्चों का जो संस्कृत है वो उतना ही अच्छे से उभर के आएगा। इसके अलावा अभ्यास के साथ, बोलने के अभ्यास के साथ साथ उनको लिखने की भी खूब प्रैक्टिस करवाई जाए, यानी कि लिखने का भी अभ्यास करवाया जाए, लिखने का अभ्यास। इसके अलावा तीसरा है कि बच्चों की बोलचाल में इस भाषा को लाया जाए। बोलचाल की भाषा में संस्कृत के पीरियड में ही नहीं बल्कि दिन में भी बच्चे कुछ न कुछ शब्दों को या वाक्यों को बोलने का प्रयास करें अपने मन से संस्कृत भाषा में। तो इस तरीके से जो संस्कृत भाषा का उच्चारण है, जो दोष है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जो उच्चारण में कठिनाइयां आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से सारे क्वेश्चंस, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से किया भी होगा। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आपको आपके 8 विषयों का सोल्यूशन मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।